ये जो दोस्त क्लास है, ये स्पेशली जब देश आज़ाद हुआ। गुड इवनिंग राजू, गुड इवनिंग। ये उस समय की परिस्थितियों पर आधारित क्लास है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के पश्चात क्या चुनौती चल रही थी? तो सबसे पहली चीज तो इस समय सबसे जो मुख्य मुद्दा था, वो था पुनर्वास की समस्या। पुनर्वास, पूरा लेक्चर पहले सुनिए, गाइडलाइन आप लोग, फिर हम पॉइंट्स बताएंगे। सबसे बड़ी चीज पुनर्वास की समस्या थी, क्योंकि विभाजन हो जाने के बाद पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। एक बड़ी समस्या थी, इसको लेकर के बहस हो रही थी। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी बेटा इस समय, वो ये थी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दोनों चीजें साथ साथ चल रही है ना। तो आज इस पर ही चर्चा होगी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर यहां पढ़ने की कोई आवश्यकता तो है नहीं है भाई। संविधान निर्माण आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े हैं, है तो ये स्पेशली आजादी के बाद की क्लास, तो पीजीटी ही मान लो। माने जो स्पेशल एक टॉपिक होता है आजादी के बाद, जो यूजीसी में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है और पीजीटी में भी आता है, कि आजादी के बाद की परिस्थितियों पर बात करिए, है ना। तो पुनर्वास की समस्या, संविधान निर्माण की चुनौती, है ना, और राज्यों के विलय की चुनौती, क्योंकि 562 स्वतंत्र रियासतें थी, उन्हें अपने साथ लाना था, क्योंकि इतना खतरनाक मोड़ पर छोड़ के अंग्रेज गए जहर बोकर, कि 562 रियासतों के पास 3 ऑप्शन, कि आप पाकिस्तानी संघ के साथ मिलना चाहे मिल जाए, भारतीय संघ में मिलना चाहे मिल जाए, या आप स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते हैं तो बना लीजिए। इसी का लाभ लेकर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित होना चाह रही थी। ठीक है दोस्त, और ये स्वतंत्र रियासत की स्थिति पाना चाह रहे थे, जिसका उल्लेख बार बार होता। अजीत यादव बहुत दिन बाद दिखे यार। आस्का, अनुष्का मिश्रा जी, अजीत यादव, नगमा, ऑल ऑफ यू, आप लोग काफी दिन बाद, पूजा जादव, और तो बाकी दिखते रहते हैं, लेकिन आप लोग काफी दिनों बाद दिखे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनके भी लाभकारी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए बेटा, इसका एक अभ्यास प्रश्न भी कराऊंगा, है ना। एक इसका अभ्यास प्रश्न भी हो जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करें। सुबह से हमारा काफी प्रयास था, लेकिन जब एक बार सुबह टाइमिंग सेट किए 12 बजे के बाद, तो पता चला क्लासेस चल रही। सूचना वहां से मिली कि 3 बजे तक क्लास चलेगी, तो फिर उसके बाद हम अपने पर्सनल काम में व्यस्त हो गए, थोड़ी देर मैंने अपने काम में लग गए, इसलिए बाहर ही बाहर रहे। तो अभी टाइम मिला, हम कहा पढ़ा ही दें यार, नहीं तो माइंड डाइवर्ट हो रहा था कि अब नहीं पढ़ाऊंगा, संडे मनाऊं, लेकिन फिर लगा कि आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, पढ़ा ही दें आज, है ना। तो चलिए दोस्त, बात करता हूं। तो हम आपसे क्या करूं राजू, क्या करूं, समस्या चुनौती बहुत थी। आज चुनौती हमारे सामने कोचिंग से आ गई। हमें नहीं जानकारी थी कि लोग 12 बजे के बाद, नहीं नहीं नहीं, टाइमिंग आज तो संडे स्पेशल है यार अजीत, आज तो छुट्टी रहती, फिर भी तुम लोगों के लिए क्लास के लिए आ रहा हूं। टाइमिंग चेंज को लेकर समस्या आई है, लेकिन जल्द ही अस्थिर हो जाएगी, समझे बेटा। तो क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी थोड़ी बहुत बताई जाए। शाम को ही है अजीत, जो क्लास की टाइमिंग है शाम को ही है, बाकी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपना रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ भाई,
तो आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का तो यहां उल्लेख नहीं है, हम सीधे पहुंचते हैं आपके लिए, है ना। नहीं नहीं, संविधान निर्माण प्रक्रिया तो यहां जरूरत नहीं है, वो इतिहास में हम कर लेंगे। आजादी के समय वाले वीडियो में पूरा बताए हैं। पुनर्वास की समस्या पर मैं बात कर लूं। देखो ध्यान से, देखो विभाजन के पश्चात जो प्रमुख चुनौती थी, विभाजन के बाद के भारत की स्थिति पर मैं बात करने जा रहा हूं दोस्त। जो विभाजन के समय सबसे प्रमुख चुनौती थी, मैं उसको, हाँ, आजादी के पश्चात का भारत एवं उसकी चुनौतियां। ध्यान से समझ, भाई देश आजाद हो रहा है, विदेशी छोड़ के जा रहा, तो कीचड़ ही तो छोड़ के जाएगा, कीचड़ ही छोड़ के जाएगा, विदेशी जाएगा। और इतना खतरनाक मोड़ पर देश को छोड़ के गया बेटा, कि अब हम आपको बता तो रहे हैं, लड़ाने की पूरी व्यवस्था, और पाकिस्तान के ऐसे दो भाग किया कि एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर। बताओ ये किसी देश में ऐसा बनता है? तो लड़ाने की पूरी व्यवस्था करके गए, है ना। और सबसे खतरनाक पहलू ये कर दिया, गेट खोल दिए गए, भैया जिसको इधर आना इधर आओ, जिसको उधर जाना उधर जाओ। और रजवाड़ों को, जो 562 स्वतंत्र रियासतें थी, उनके लिए तो और खतरनाक फार्मूला दे दिया गया कि पाकिस्तानी संघ में मिल जाए इच्छा हो तो, भारतीय संघ में मिल जाए इच्छा हो तो, नहीं तो कहीं नहीं मिलना, स्वतंत्र हो जाओ। ये इतनी डेंजरस स्थिति में छोड़ के चले गए, क्या बताऊं। पहली चीज। दूसरी चीज, पुनर्वास की समस्या, बॉर्डर खोल दिया इधर से उधर उधर से इधर, तो कैसे किया जाए। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको मैं यहां लिख रहा हूं क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे जो प्रमुख चुनौती सामने दिखती है, पुनर्वास की समस्या। पुनर्वास, क्योंकि विभाजन के बाद सबसे बड़ी समस्या आई यही समस्या। दूसरी, भारतीय रियासतों का एकीकरण, भारतीय रियासतों का एकीकरण, है ना, जो तीसरी बड़ी समस्या थी, है? औपनिवेशिक क्षेत्रों का विलय, औपनिवेशिक, आप में से कितने लोग जानते हो कि देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, लेकिन पूरा आजाद नहीं हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी भी पढ़े थे और पुर्तगाली भी पढ़े थे। हाँ, तो फ्रांसीसियों के 5 क्षेत्र थे और पुर्तगालियों के गोवा, दमन, दीव, चीन क्षेत्र थे। ठीक है। विदेश नीति का निर्धारण, गरीबी, बेरोजगारी, अनौद्योगिकरण। ठीक है। एक यहीं पर और है, भाषा
भाषागत समस्या एवं राज्यों का गठन। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट चुनौतियां हैं, ऑलमोस्ट चुनौतियां हैं। भैया फ्रांसीसी भी नहीं गए थे आजादी के बाद, इनका 5 क्षेत्रों पर कब्जा था, 5 क्षेत्रों पर। इनके 5 क्षेत्र हैं, कितने लोग जानते हो? और पुर्तगालियों के 3 क्षेत्र थे, जहां से छोड़े नहीं थे। जानते भी हो सारे लोग। तो ये चुनौती है आजादी के पश्चात के भारत, है ना। और अभी सबसे बड़ी चीज तो देश का एकीकरण होना था, लोगों को स्थिर करना था, है ना। विदेश नीति निर्धारित करनी थी, क्योंकि विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, देश आजाद हुआ था, है ना। और विकास का बहुत बड़ा चुनौती। तो अब एक एक करके हम लोग इसकी बात करेंगे, समझ रहे हो। यही है टॉपिक पीजीटी का स्टार। और आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, है ना। जब विकास की समस्या आएगी, अनुद्योगीकरण, तो इसी में आप क्या पढ़ लेंगे, है ना। शिक्षा माने प्लानिंग कमीशन इसी में पढ़ा दूंगा, योजना आयोग वाला, और शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था माने कैसे बेहतर होगी। वन बाय वन इनको मैं आपको लेकर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पुनर्वास की चुनौती। आइए, पुनर्वास, पुनर्वास की चुनौती। 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन यही है ना, भूल तो नहीं रहा हूं, याद आ रहा तुम लोगों को। 16 अगस्त 1986 को सीधी कार्रवाई, तुम लोग भी याद कराओ, 16 अगस्त ही है। सीधी कार्यवाही दिवस माने डायरेक्ट एक्शन। ठीक है भाई, 16 का सीधी कार्रवाई दिवस के प्रारंभ होने से देश में सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। क्यों भाई, सीधी कार्रवाई 16 ही तो है। नहीं, चलिए अब देखिए ध्यान से। नोआखली के दंगे में हजारों लोग मारे गए।
इस समय हिंदुओं को बचाने के लिए गोपाल चक्रवर्ती के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। तो इसी गोपाल चक्रवर्ती को टारगेट करके बंगाल फाइल्स फिल्म है। इसी गोपाल चक्रवर्ती को ही टारगेट करके जो बंगाल फाइल्स फिल्म बनी है, गोपाल कांठा या गोपाल चक्रवर्ती को हीरो के रूप में दिखाया गया और इसी ने बचाया। और इधर महात्मा गांधी पहुंच गए थे। महात्मा गांधी नोआखली पहुंचकर दंगों को शांत कराने का प्रयास किया। इसी समय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। यह आदमी अकेली फोर्स के बराबर। ठीक है, क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसके बाद नेहरू और लियाकत का समझौता होता है। इसके बाद नेहरू लियाकत समझौता होता। लियाकत कौन है? लियाकत उस समय का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थी। पुनर्वास की चुनौती को देखते हुए नेहरू लियाकत समझौता हुआ। कब हुआ था? 1950 में। नेहरू लियाकत जो समझौता था बेटा, ये 1950 में हुआ। प्रमुख शर्तें क्या थी? प्रमुख शर्तें, पहली बात कि दोनों तरफ मतलब मेन शर्त जो थी एक ही थी, भारत में रहने वाले मुसलमानों के पुनर्वास एवं सुरक्षा की गारंटी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के पुनर्वास एवं सुरक्षा की गारंटी। तो पूरी दुनिया जानती है कि गारंटी को किसने निभाया। बड़ा सीधा एग्जाम्पल है कि जहां इस अवधि में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगभग 22%, आज वो लगभग 2% पे आ गई, 3% से नीचे। और वहीं भारत में जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, आज वो लगभग 30% की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो किसने संधि का पालन किया, आप अंडरस्टूड है, समझ सकते। अर्थात पाकिस्तान पूरी तरीके नेहरू लियाकत समझौते को दरकिनार कर दिया और भारत ने बखूबी उसको निभाया रहा। तो ये नेहरू लियाकत समझौता था। इससे पहले क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो नागरिकता का निर्धारण किया गया 2 तिथियों को टारगेट करके। क्या था, ध्यान रखिए, 19 जुलाई 1948 नागरिकता का निर्धारण, नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया और इसमें 19 जुलाई 1948 की तिथि निर्धारित की गई। इसमें क्या कहा गया, इससे पहले भारत पहुंचने वाले सभी पाकिस्तानी भारतीय नागरिक होंगे। माने जाएंगे। दूसरी तरफ इसके बाद भारत पहुंचने वाले पाकिस्तानी नागरिक नागरिक 6 माह कम से कम 6 माह रहने के पश्चात विशेष अधिकारी से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। माने अगर बाद में भी आएंगे तो भी रास्ता खुला रखा गया है। अगर मान लीजिए 19 जुलाई 1948 तक नहीं आ पाए हैं, बाद में आ रहे हैं, तो 6 महीने भारत में रहें, भारत के प्रति अपना दृष्टिकोण स्थापित करें। भारत हमारा देश है, राष्ट्र है और हमें यहीं रहना है। तो इसका हलफनामा वगैरह लिया जाता था। तो 6 महीने के बाद विशेष अधिकारी जो नागरिकता का नियुक्त किया गया था वही डिसाइड करता था कि आप भारतीय हैं या नहीं। प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते थे। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा? यहां तक समझ में आ गया? तो पुनर्वास की समस्या इस प्रकार से खत्म कर दी गई। पुनर्वास की प्रॉब्लम इसके द्वारा सेट हो गई। जो फैन में बैठो, उधर चले। ठीक है, तो बताओ भाई, ये क्लियर हो गया ना? कभी कभी पूछता है नेहरू लियाकत समझौता क्या था, बस इतना ही पूछता। तो बस यही मामला है, गारंटी। और इसी में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं आता है, ना आएगा। और सभी बताएं भाई, और सभी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? जितेंद्र ने लिखा जी, बाकी और सब क्या कर रहे हैं? मधुर रेगुलर क्लास में नहीं रहती है क्या भाई? बाद में देखती हो? अच्छा, बाद में देखती हो क्लास? नेहा सिंह, सैनी, हेमवंत, जो देख रहे हैं, आरती, नगमा, अजीत, राजू, जितेंद्र, राजेंद्र, कृष्ण मोहन, संजय, तो आप सभी को समझ में आ गया? चलिए चलिए, अब हम भारतीय रियासतों का एकीकरण करेंगे। क्लियर है ना? चलिए आइए, तो अब आइए
भारतीय रियासतों का एकीकरण। भारतीय माने सीधा जो प्रश्न आता है नेहरू लियाकत समझौते का आता। एक आजादी के पहले देसाई लियाकत समझौता था। एक आजादी के पहले देसाई देसाई और लियाकत समझौता था, वो अलग कहानी। वो आप हमने वहां चर्चा की है, जो हमने आजादी की पढ़ाया है आजादी की क्लास, मैंने पिछला बैच जो पढ़ाया था उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो रखे हैं सब उसमें दिया। अब आ जाओ, तो आजादी के समय कितनी स्वतंत्र रियासतें थी? स्वतंत्र रियासतों की संख्या 562। इनके सामने, इनके समक्ष अवसर क्या था? 3 अवसर। इनके सामने 3 अवसर। एक, भारतीय संघ में विलय। भारतीय संघ में विलय। दूसरा, पाकिस्तानी संघ में विलय। संघ में विलय। और तीसरा, स्वतंत्र स्थिति में रहने का अधिकार। तो देखिए जरा क्या हालत कर दिया था भारत का अंग्रेजों ने। अब इनमें जंग का पूरी व्यवस्था छोड़ दी कि लड़ो आपस में, इधर तुम लड़ो, उधर जो स्वतंत्र होना चाह रहा हो स्वतंत्र हो जाए। माने भारत के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी व्यवस्था थी। पहले ही टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान पूर्वी एक तरफ पश्चिमी एक तरफ, तो एकदम हद कर दी। अब इस स्थिति में बहुत ही सतर्क और धैर्यपूर्वक राजनीति की जरूरत थी। जैसे वर्तमान समय में दुनिया में चुनौती बहुत है, एक तरफ इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन है ना और रूस लड़ रहे हैं। भारत को इसी में बैलेंस करना है, तो टैरिफ लगा हुआ है, रूस से तेल खरीदना भी है, रूस से हथियार भी खरीदना है, टेक्नोलॉजी भी लेना है, बहुत बैलेंस करके चलना। अमेरिका के साथ भी बने रहना है क्योंकि चीन का भरोसा नहीं है। तो जब ऐसी कठिन परिस्थिति होती है तो हमेशा धैर्य और शांति पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ही उस समय के भारत ने किया। तत्कालीन गृह मंत्री, जो अस्थायी गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो धैर्य दिखाया कि 3 रियासतों को छोड़कर सभी का भारतीय संघ में विलय हो गया। स्वतंत्र रहने का रास्ता किन्होंने चुना था? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 559 रियासतों का भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भारत के इंस्ट्रूमेंट, यही पूछता कौन सा पत्र तैयार किया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
एक्सेशन एवं स्टेडस स्टेडस्टियल स्टेडस्टियल स्टेडस्टिल है, डस्टियल नहीं है, स्टेडस्टिल माने एकदम वहां पर बने रहना है, स्टेट फॉरवर्ड की नीति से स्टेडस्टिल एग्रीमेंट। यही पूछता हस्ताक्षर के द्वारा विलय, है ना। यही दो पेपर थे जिस पर साइन करके 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया। सिर्फ 3 बची स्वतंत्र रहने की स्थिति, सिर्फ 3, मात्र 3 स्वतंत्र स्थिति में आने के लिए बन गई। ये 3 कौन है? ध्यान से देखो। 3 में जूनागढ़, हैदराबाद, एक सेकंड थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट बेटा, बस कर रहा हूं। सिर्फ 3 स्वतंत्र रही, स्वतंत्र रहना चाहती थी। कौन कौन सी? हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, जूनागढ़ एवं जम्मू एंड कश्मीर, यही 3 स्वतंत्र रहना चाहती थी। बस जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, यही 3 स्वतंत्र रहना चाहती। ध्यान रखिए, इसमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी, सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा रेवेन्यू सिस्टम इसी का था। शेष सभी कॉमन थे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक। अब आइए, तो इनका कैसे विलय हुआ? इनका कैसे विलय हुआ? आइए, 3 स्वतंत्र रियासतों का भारत में विलय, 3 का कैसे कैसे क्या क्या माजरा चल। आइए, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, एक मिनट, इसमें सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही विलय हो गया। क्रम लिखता हूं ना, एक मिनट बेटा। सबसे पहले विलय के क्रम में मैं ले चलता हूं। जम्मू एंड कश्मीर, फिर जूनागढ़, फिर हैदराबाद। तो आइए, जम्मू कश्मीर का राजा कौन था?
राजा महाराजा हरि सिंह। और इस समय जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला लोकप्रिय राजनीतिक नेता थे। लोकप्रिय राजनेता जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला का काफी महत्व था। ध्यान रखिएगा, पहले महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, परंतु हुआ क्या कि पाकिस्तान फार्मूला लगाकर कब्जा करना चाह रहा था। तो काबाइलियों के वेश में सेना को उसने जम्मू कश्मीर में भेज दिया और अंत में काबाइली बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर में हावी हो गए। जो काबाइली नेता है अकबर खान, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के काबाइली नेता अकबर खान के नेतृत्व में JNK में पाकिस्तानी घुस गए। सेना भी काबाइली वेश में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई। तो महाराजा हरि सिंह डर गए, घबरा गए। तब उन्हें पता चला कि मामला बड़ा कठिन। जूनागढ़ और हैदराबाद को अब अगले पेज पे ले चलेंगे। अब पहले कश्मीर इसको क्लियर कर लो। फिर क्या हुआ? तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1947 को, ये 22 अक्टूबर को घुसे। ये जो घुसे 22 अक्टूबर की घटना, 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना के सहयोग से काबाइली कश्मीर में घुसने लगे कि हमारे पास यहां जगह नहीं है, हम जाकर वहीं रहेंगे। जबकि सेना का सपोर्ट था, सेना भी काबाइलियों का वेश बनाकर घुस रही थी। तो महाराजा हरि सिंह डरे जब उनको सूचना मिली करे तो पाकिस्तानी सेना, फिर उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। चौबीस अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। भारतीय सेना तो बैठी थी, तुरंत मदद पहुंचाई गई, लेकिन इनसे पहले समझौता किया। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र, वही एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर कर संपूर्ण JNK का भारत में विलय कर दी। तो भारतीय सेना प्रवेश करके, मैंने देखो जम्मू कश्मीर का विलय 1947 में जो हमने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
पर इसने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये पूछता है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1947 को। संपूर्ण जम्मू कश्मीर, क्योंकि उधर काबाइली घुस चुके, तो काबाइली क्या सेना ही थी। अब भारतीय सेना प्रवेश कर गई, उन्हें खदेड़ना शुरू की। लेकिन इसी समय माउंटबेटन ने एक राजनीति कर दी और नेहरू को सलाह दिया कि आप इस समय यूएनओ में मुद्दा ले जाइए, क्योंकि संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय आप में हुआ है, तो आप जाइए और यूएनओ पाकिस्तान पर बैन लगा देगा, आपको पूरा बिना लड़े ही सब जम्मू कश्मीर मिले, क्योंकि संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। लेकिन नेहरू नहीं समझ पाए डिप्लोमेसी को। उधर ब्रिटेन पाकिस्तान की भी मदद कर रहा था अमेरिका के साथ मिलकर। माने भारत, देखिए ये जो विदेशी शक्तियां होती हमेशा चाहती हैं कि कोई भी देश स्थिर न हो और उसकी राजनीति चलती रहे, तो उन्होंने यूएनओ में विशेष प्रस्ताव लाकर सीज फायर करा दिया और यह प्रस्ताव पारित कराया कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो जनमत संग्रह द्वारा निर्धारित हो जाएगा। पहले वहां शांति स्थापित हो, फिर जनमत संग्रह कराएंगे। वो स्थिति आज तक पड़ी रह गई और वही समझौता हमारे लिए आत्मघाती हो गया। ये समझिए कि जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण में ये करना है, तो वहीं से आज तक ये स्थिति बरकरार है ना। यही बहुत गलत हो गया। ये संपूर्ण जम्मू कश्मीर खाली करा लेते, तभी ऐसा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? हालांकि अब तो भारत का संविधान यहां लागू है। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल व्यवस्था थी आर्टिकल 35 और धारा 370 संविधान में दी गई। भारतीय संविधान में आर्टिकल 35A एवं आर्टिकल 370 का प्रावधान किया गया, माने उसकी स्वतंत्र स्थिति के लिए। और दूसरा, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? कोई बता सकता है? जम्मू कश्मीर का अपना संविधान कब लागू हुआ था? माने पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान चलता था। कोई बता सकता है? अपना संविधान कब लागू हुआ? कोई बता सकता है बेटा? कब लागू हुआ? कितने लोगों को पता? हाँ भाई, सारे बताओ। 26 जनवरी। एक सेकंड, यहां नहीं लिखता, ऊपर लिखूंगा। 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, है ना। लेकिन ये 2018 में सब खत्म कर दिया है। कब खत्म? 19 में खत्म हुआ, सॉरी 19 में। धारा 370 कब खत्म की गई? 2019 में ना। जब बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आई सत्ता में, उसने आते ही सबसे पहले 35A और आर्टिकल 370 2019 में खत्म किया था, 5 अगस्त को। याद है? बताओ भाई, आज क्या स्थिति है? लिख दे रहा हूं, अभी हमें याद आ गया पूरी डेट। वर्तमान स्थिति संपूर्ण जम्मू कश्मीर एवं
लेह लद्दाख का भारत में, लेह लद्दाख में भारतीय संविधान लागू। पहले ऐसा नहीं था, याद आया? यस। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने आर्टिकल 370 एवं आर्टिकल 35A को निरसित घोषित कर दिया। मतलब अब इसके प्रावधान खत्म, मर गए। निरसित का मतलब खत्म, निरसित कर दिया गया 5 अगस्त। दरअसल लोकसभा पहले पारित की थी, राज्यसभा ने 5 अगस्त को पारित किया, वहीं से यह पूरा खत्म हो गया। तो ये तो अमेंडमेंट्स में आप देख लेंगे, फिलहाल हमें इतना बेसिक जानकारी थी, हमने आपको ये लिखा दिया। ठीक है, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। अब बात होनी है तो पीओके पर। पीओके के अंतर्गत जो पाकिस्तान का एरिया पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इट मीन्स पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है पता है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद है। इसका एरिया कितना है पाकिस्तान के अंडर में? कितना जम्मू कश्मीर का एरिया कब्जाया है? 78,114 वर्ग किलोमीटर। ये पीओके के अंदर आता है कश्मीर का, है ना? ये आपको ध्यान रखना। आई बात समझ में बेटा? क्लियर हो गया? ये कश्मीर का चुनौती खत्म। अब हम बात करेंगे पहले जूनागढ़ की, क्योंकि जूनागढ़ 20 जनवरी 1948 को भारत में आ गया, जबकि हैदराबाद का विलय 26 अक्टूबर 1948 को हुआ था। माने कश्मीर के 1 साल बाद। तो आइए सबसे पहले अब हम जूनागढ़ की बात कर लें। जूनागढ़ ये रियासत थी, आज गुजरात का हिस्सा है। जूनागढ़ का भारत में विलय, यहां पर भी स्वतंत्र स्थिति की बात कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान के समर्थन में था यहां का नवाब। भारत में विलय, ध्यान से देखिए। अब यहां का नवाब कौन था? नवाब और दीवान, 2 प्रमुख पदाधिकारी राज्य में होते थे, दोनों बैलेंसिंग थे। नवाब जो है मोहम्मद महावत खान थर्ड, मोहम्मद
महाबत खान थर्ड और दीवान शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, है ना। ये क्या था? जिन्ना समर्थक, ये जिन्ना समर्थक, ये भारत समर्थक। दरअसल यहां पर स्थिति ये उत्पन्न हुई कि ज्यादातर जनता भारतीय मूल की थी, गुजराती थे इसमें, है ना। ये लोग भारत में विलय चाहते थे, लेकिन ये अपना अलग राग अलाप रहा था। अधिकांश जनता एवं दीवान भारत विलय के पक्षधर थे, लेकिन यही एक ये पाकिस्तान समर्थक था, है ना, जबकि शाहनवाज भुट्टो भारत समर्थक थे। तो ये जब राजनीति करने लगा, ये पाकिस्तान में विलय का फार्मूला, पहले स्वतंत्रता की बात की, लेकिन ये अंदर अंदर पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। तो ये खबर जैसे शाहनवाज भुट्टो को लग गई, इन्होंने भारत सरकार को पत्र लिख दिया कि आइए इसका आप, है ना, अपने अधिकार में लीजिए। इन्होंने, माने दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को पत्र लिखा, भारत में विलय के लिए मांगा। तो भारतीय सेना भारत ने जूनागढ़ का 9 नवंबर को अपने हाथ में ले लिया। 9 नवंबर 1947 को भारत ने यहां का प्रशासन अपने हाथ में लिया। मैंने पता चल गया गृह मंत्रालय को कि ये खुराफात कर रहा है ना। और जैसे ही फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का रिजल्ट क्या है पता है? बीस जनवरी 1948 को हुए जनमत संग्रह में जनमत संग्रह में 1,80,000 लोगों ने मतदान किया, जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में सिर्फ 91 मत पड़े, सिर्फ 91। ध्यान रखिए। और इसके रिजल्ट के बारे में इसको पहले ही पता चल गया। ये रातों रात वहां से बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान भाग गया था। ये रातों रात पाकिस्तान भाग गया जब 91 वोट की सूचना इसे मिली, वहीं से भाग गया। ठीक है भाई। और इसी समय, इसी तिथि को भारत में जूनागढ़ का विलय। ठीक, तो डेट क्या है? 20 जनवरी। उसकी है क्या? उसकी 26 अक्टूबर 1947 और ये 20 जनवरी। क्लियर हो गया? ये जूनागढ़ का भारत में विलय। अब आइए हैदराबाद का विलय करा देते हैं, है ना। यहां तक क्लियर है? अब हैदराबाद का विलय हो जाएगा। ठीक, चलो हैदराबाद का विलय कराते हैं। फिर फ्रांसीसियों का इलाका फटाफट खत्म करते हैं इसको।
आइए, हैदराबाद का भारत में विलय। हैदराबाद का सबसे बड़ा विवाद यही था, सब ज्यादा लड़ाई यही हुई। ये भी पूर्वी पाकिस्तान में जाना चाहता था। यहां का जो निजाम था उस्मान अली खान, हैदराबाद का निजाम उस्मान अली, ठीक है। भारत सरकार से इसने एक संधि की थी यथा स्थिति बनाने के लिए। मैंने इसने कहा कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। मैंने दरअसल इसने दिखाने के लिए कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र न रहकर पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में बातचीत चला रहा था, है ना। तो उसी स्थिति में क्या था, फिर एक समझौता हुआ इसका, उस्मान अली का, भारत सरकार से यथा स्थिति जैसा वैसा बनाए रखने का समझौता किया था। इसी ने किया था। ये पूछता है किस रियासत ने जैसी है वैसी बनाने का समझौता किया था, तो हैदराबाद ने, लेकिन अपने वादे पर यह टिका नहीं। अब भारत सरकार का इस समय यहां हैदराबाद में एजेंट, भारत सरकार का हैदराबाद में भारतीय एजेंट किसे बनाया गया सरकार में, एजेंट के एम मुंशी जी को, एजेंट जनरल का एक पद बना, है ना। तो के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी को बनाया गया, और यही रिपोर्ट लगातार दे रहे थे। माने इस समझौते के अनुसार भारत में एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार की स्थापना की जानी थी, लेकिन माने इसमें समझौता हुआ था एक प्रतिनिधि मूलक सरकार बनेगी, जिसमें कुछ भारत सरकार अपने लोगों को भेजेगी, कुछ निजाम भेजेगा, लेकिन ये निजाम पाकिस्तान की ओर झुक रहा था, और इसकी रिपोर्ट के एम मुंशी ने भारत सरकार को दी। इसी के बाद इसने दंगा भी करवाया, मतलब हैदराबाद में कट्टर मुस्लिम संगठन मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन अपने मुस्लिम रोजगार सैनिकों की मदद कर रहे थे। आइए अब देखिए एक बात और यहीं लिख दें, ठीक है। हैदराबाद निजाम के समर्थक की समर्थक मजलिस मजलिस ध्यान से समझना, इतिहाद एक दल था मुसलमानों का कट्टर, इतिहाद उल मुसलमीन इसी के हैं। वो क्या नाम है, अरे इस समय जो हैदराबाद का मुस्लिम नेता है भाई, नेता है जो बंदा, अरे भाई जो अभी क्या नाम है, मैं टंग पे नहीं आ रहा, इसी से हैं। उल मुसलमीन संगठन के नेता कासिम रिजवी
ओवैसी, ओवैसी, यस यस यस, इसी संगठन का है बंदा, इसी मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन का। उस समय के नेता थे कासिम रिजवी के नेतृत्व में हिंदुओं पर अत्याचार प्रारंभ किया। तो इसी को आधार बना लिया, इसी को आधार बनाकर के एम मुंशी साहब ने रिपोर्ट भेजी और के एम मुंशी साहब की रिपोर्ट पर वहां सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया मेजर जनरल जे.एन. चौधरी। इनकी रिपोर्ट पर भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत मेजर जनरल जे.एन. चौधरी की हैदराबाद में नियुक्ति की। कहते हैं कि इनकी जंग हुई और हैदराबाद की सेना का जो सैन्य कमांडर था, फौज का कमांडर मेजर जनरल एल एंड्रूस, देखो इसके पहले एक और ऑपरेशन चल चुका था, एक ऑपरेशन पोलो हो गया आर्मी का, ये आर्मी का था। एक ऑपरेशन था ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन कैटरपिलर भी यहां चला था। हैदराबाद में ऑपरेशन कैटरपिलर भी चलाया गया था। ये पैरामिलिट्री फोर्सों का था, अर्ध सैनिक बलों का पुलिस ऑपरेशन। तो दो ऑपरेशन हैदराबाद के विलय में चलाए गए, पहला ऑपरेशन कैटरपिलर, दूसरा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो आर्मी का था जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में, बाकी ये अर्ध सैनिक बल मतलब सीआरपीएफ वगैरह थी जिसने चला। तो मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 13 सितंबर को हैदराबाद पर अटैक कर दिया। आइए अगली लाइन, मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश किया। 13 सितंबर को ध्यान रखना, और 18 सितंबर को वहां की सेना हार गई। 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत के सैन्य कमांडर इनके नाम को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। मेजर जनरल एल एंड्रूज, मेजर जनरल एल एंड्रूज ने भारतीय सेना के समक्ष
आत्मसमर्पण कर दिया। बस 5 दिन के युद्ध में कहानी खत्म, है ना। वहां पर एक लियाकत अली मंत्रिमंडल बनी थी। लियाकत, वहां पर भी एक लियाकत था, पाकिस्तान वाला नहीं है। लियाकत अली मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया और हैदराबाद का 26 अक्टूबर 1948 को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। क्लियर। तो ये सबसे पहले क्रम पूछता, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, उसके बाद जूनागढ़ का जनवरी में, और फिर सबसे लास्ट में हैदराबाद का विलय हुआ। हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी चुनौती हैदराबाद में ही थी, लेकिन वहां पर भी सेना का सहयोग लेकर कंप्लीट कर लिया। अब कोई दिक्कत यहां पर? सभी बताएं, कमेंट करें, तब तक मैं अगली हेडिंग डाल रहा हूं। यूरोपियों का विलय, विशेषकर फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत में विलय, है ना। कमेंट्स। अब जरा देखिएगा, दो बातें, फ्रांसीसियों का 5 अड्डा और पुर्तगालियों के 3 क्षेत्र, गोवा, दमन व दीव पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक, फ्रांसीसियों के 5 क्षेत्र थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन 5 को ही पुडुचेरी कहा जाता। 5 मिलकर पुडुचेरी थी। पुडुचेरी यही 5 मिलकर के थे। आइए, पांडिचेरी माने पुडुचेरी, आज के पुडुचेरी में है, या पांडिचेरी पुराना। एक दूसरा माहे, माहे ये कालीकट के पास था, केरल, कालीकट केरल यहां था। तीसरा चंद्रनगर, चंद्रनगर है ना, चंद्रनगर कोलकाता के पास, कोलकाता के पास पश्चिम बंगाल। चौथा यनम, यनाम ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर था, सब वही किनारे किनारे समुद्री किनारे हैं। 5वां कराईकल, कराईकल ये तमिलनाडु। ठीक है दोस्त, ये 5 क्षेत्र थे, ये सारे पुडुचेरी कहे जाते थे। आज भी चंद्रनगर का पश्चिम बंगाल में विलय हो गया, बाकी पुडुचेरी, माहे, यनम और कराईकल वगैरह ये भी, ये आपको पांडिचेरी आपको कई जगहों पे दिखेगा। जब भी अगर पांडिचेरी को मैप में देखने का प्रयास करें तो एक जगह पांडिचेरी नहीं दिखेगा, पांडिचेरी कई जगहों पर दिखेगा। केरल में भी दिखेगा, कोलकाता में भी दिखेगा, तमिलनाडु बॉर्डर पर है ही है, आंध्रा में भी उसका एक क्षेत्र दिखेगा, है ना। तो ये कैसे विलय हुआ? आइए, ये थोड़ा सभ्य थे, फ्रांसीसी सभ्य थे। 1954 एडी में
भारत सरकार एवं फ्रांसीसी सरकार में समझौता हो जाने पर 1961 एडी तक फ्रांसीसी भारत छोड़ दिए, बिना लड़े ही छोड़ दिए। माने 1954 में समझौता हो गया, उसके बाद इन्हें अपना सामान ले जाने दिया गया और उसके बाद ये भारत छोड़ दिए। लेकिन ये पुर्तगाली बहुत बड़े बेशरम थे, सबसे पहले आए और जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो इनको लठ लेके खदेड़ा गया। यहां पर भी जे एन चौधरी को लगाया गया, यहां पर भी मेजर जनरल जे एन चौधरी पहुंचे। पुर्तगाली जाना नहीं चाह रहे थे। मेजर जनरल जे एन चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना 18 दिसंबर 1961 को गोवा में प्रवेश की और 19 दिसंबर अगले ही दिन शाम 4 बजे 2 बजे 19 दिसंबर 1961 को दोपहर 2:25 पर ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया। माने अगले ही दिन खत्म हो गई कहानी, सब सरेंडर करके भाग गए जान बचाने। ये हो गया, कहानी खत्म। भारत बन गया भारतीय राष्ट्र, भारत संघ। इस प्रकार भारत का एकीकरण संभव हुआ। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर ले। किसी भी बच्चे को कोई डिस्कस करनी है या किसी मुद्दे पर समस्या है, आप लोग ये सब पहले से जानते थे, कुछ नया है, बताइए। पूरा सिस्टमैटिक आपने इसे पढ़ा और पूरा क्लियर कर लिया। पूरी भारत का एकीकरण यहां से कंप्लीट हो गया। सभी लोग बताएं, किसी को कोई दिक्कत? तो आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं श्री जी। श्री जी आपके लिए आवश्यकता नहीं है इसकी, परेशान ना हो। ये पीजीटी माने आजादी के बाद की कहानी है और ये पीजीटी यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में जरूरत पड़ेगी। और लोग बताइए भाई, 4 लोग कमेंट करिए, सही है, क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कोशिश रहेगी नेक्स्ट संडे को करा दें और उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न करा दें, ठीक है। बेहतर है, तो पहले से ही पता था।
ये कहाँ पढ़ाएंगे जी? फ्रांसीसी क्षेत्र पढ़ाएंगे? आरती पटेल, मेजर जनरल जे एन चौधरी का नाम सुनी थी कभी? मेजर जनरल जे एन चौधरी का नाम आरती पटेल सुनी थी कभी? पॉलिटी का भाग ही नहीं है। चलो आ जाओ बेटा, लो एक बार फटाफट रिवीजन ले लो। आजादी के पश्चात का भारत और उसकी चुनौतियां, पुनर्वास की समस्या, भारतीय रियासतों का एकीकरण, औपनिवेशिक क्षेत्रों का विलय, फ्रांसीसी पुर्तगाली, विदेश नीति का निर्धारण, गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिकरण की चुनौती, भाषागत समस्या और राज्यों का गठन, है ना, ये हमारे लिए चुनौतियां थी। अब आई पुनर्वास की चुनौती, क्योंकि सीधी कार्रवाई के तहत 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे के तहत जिन्ना ने दंगा करा दिया। दंगा सबसे बड़ा नोआखली में हुआ। हिंदुओं को बचाने के लिए गोपाल चक्रवर्ती के नेतृत्व में बंगाली युवकों ने संगठन बनाकर लड़ने का प्रयास किया। अरे ठीक है, परेशान ना हो तो 10 घंटे क्लास ले लेने से कुछ होने वाला है? अभी इतना करो, कुछ नहीं होगा। इतनी आफत का है मचा है? पेपर 14 को है तो क्या परेशान? 2 क्लास में और चला है। ये 2 क्लास का और मैटर ही है। 2 क्लास से पूरा पढ़ा डालेंगे हम, और कुछ है थोड़ी। और इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न करा देंगे। ठीक है, आइए अब यहां देखो, महात्मा गांधी नोआखली पहुंचे, माने गोपाल चक्रवर्ती ने हिंदुओं को बचाया। इधर महात्मा गांधी नोआखली पहुंचकर दंगा शांत कराने का प्रयास किया। इसी से आश्चर्य व्यक्त करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, माने गांधी जी एक फोर्स के बराबर है। ठीक है, और देखिए नेहरू लियाकत समझौता हुआ पुनर्वास को लेकर, क्योंकि मुसलमान माने पाकिस्तान से हिंदू मुसलमान दोनों भारत आए थे। भारत से मुसलमान गए थे, हिंदू तो कोई गया नहीं था, क्योंकि वहां कुछ हिंदू रहना चाहते थे। उन्हें ये नहीं डर था कि हमारे साथ ये गद्दारी होगी। 22% थे, आज की स्थिति में 3 से नीचे आ गए। ये लियाकत समझौते का भारत ने पूरी तरीके पालन किया कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के पुनर्वास की पूरी सुरक्षा गारंटी, जिससे इनकी संख्या लगभग 27-28% हो गई भारत में। जबकि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की कोई सुरक्षा नहीं की गई, बल्कि उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। नागरिकता संबंधी प्रावधान इन्हीं के लिए किया गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में पाकिस्तानी आ गए हैं तो सारे भारतीय नागरिक हैं, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तानी नागरिक भारत में आ रहे हैं तो उन्हें 6 माह रहने के बाद अपने अधिकृत अधिकारी के पास, है ना, अपने अधिकृत अधिकारी के पास उन्हें जाना पड़ेगा, फिर उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो वो समस्या समाधान किया गया। फिर रियासतों का एकीकरण का मामला था। 562 रियासतें उस समय स्वतंत्र थी, उनके सामने तीन अवसर था। भारतीय संघ में मिल जाओ, पाकिस्तानी संघ में मिल जाओ, या स्वतंत्र रह जाओ। तो सबसे डेंजरस यही है, स्वतंत्र रहने वाला, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, है ना, 559 रियासतों का विलय करा लिया गया। 2 पत्र बनाए गए विलय के लिए, है ना, इंस्ट्रूमेंट है यार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टेडस्टिल एग्रीमेंट। इन्हीं दोनों पत्रों पर, ये 2 पत्र बनाए गए थे, इसी पर साइन कराकर इन सभी का विलय किया गया। जबकि 3 स्वतंत्र रहना चाहती थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन्होंने मिसयूज करने का प्रयास किया। आइए फिर इनका भी इलाज किया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जब फंस गए, क्योंकि पाकिस्तान को कहां डाइजेस्ट हो रहा था, वो सोच रहा था कि यार जम्मू कश्मीर को जल्दी से ले लिया जाए, तो उसने प्लानिंग क्या कर ली कि ये जो कबायली नेता था पश्चिमोत्तर क्षेत्र का अकबर खान, इसके नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना का ड्रेस पहना करके कबायली घुसने लगे, जम्मू कश्मीर में कब्जा कर ले। इस बात की जब सूचना महाराजा हरि सिंह को लगी कि अरे ये तो पाकिस्तानी सेना ही घुसी हुई है, क्योंकि उसके सैनिक हारने लगे, तो
24 अक्टूबर को 1947 को भारत सरकार से इन्होंने मदद मांगी। ये 22 अक्टूबर को घुसा था। अकबर खान 22 अक्टूबर को घुसा जम्मू कश्मीर में। नाम अकबर खान काबाइली का था, लेकिन वो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना घुस गई। तो 24 अक्टूबर को इन्होंने पत्र लिखा। फिर इन्हें जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाया गया विशेष विमान से, और फिर 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया संपूर्ण जम्मू कश्मीर का, है ना। तो ये बात आई कि हम जम्मू कश्मीर का शासन स्वतंत्र चलाएंगे, प्रशासन, बस विदेश मामले, संचार और रक्षा ये भारत सरकार देखेगी। ये चीजें 35A से उनके नागरिकों को विशेष माना गया, 370 से उनका प्रशासन उन्हें दे दिया गया, है ना। तो ये चलता रहा, लेकिन भारतीय सेना प्रवेश कर गई, हराना शुरू की। वहीं नेहरू जी से गलती हो गई। उन्होंने जनवरी 1948 को माउंटबेटन के इशारे पर यह प्रस्ताव लेके चले गए संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां ब्रिटेन राजनीति करते हुए अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध विराम करा दिया बिना पूरा भारत को दिलाए, है ना। और आज की स्थिति जो बना दी वही बना दी। संपूर्ण जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में भारतीय संविधान लागू है। हालांकि 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने आर्टिकल 370 और 35A को निरसित घोषित कर दिया। आज संपूर्ण जम्मू कश्मीर हमारा है, पूरा भारत का संविधान लागू है ना। जबकि ये जो पीओके वाली स्थिति है, जहां 78,114 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के अंडर में है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। आपने हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी का समय समय पर बात सुना है कि अब एक दिन आएगा कि जम्मू कश्मीर संपूर्ण अपने आप ही मिल जाएगा, है ना। तो ये विशेष चैलेंज है भारतीय नागरिकों के लिए कि ये संपूर्ण जम्मू कश्मीर प्राप्त करने का प्रयास करें, और जो चीन ने हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जाया है उसे भी लेने का प्रयास किया जाए। आइए, जूनागढ़ का विलय, तो ध्यान समझिए, यहां नवाब मोहम्मद महावत खान तृतीय था। ये जिन्ना का समर्थक था, पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जबकि वहां के दीवान शाहनवाज भुट्टो भारत समर्थक थे, ये भारत में मिलाना चाहते थे। जैसे ही दीवान को सूचना मिली कि पाकिस्तान में मिलाने के चक्कर में है, तो उन्होंने भारत सरकार को 9 नवंबर 1947 को पत्र लिखा कि भैया आप आइए और इसका अपने अधिकार में लीजिए। भारतीय सेना 9 नवंबर को पहुंच गई, प्रशासन अपने हाथ में ली। फिर वहां जनमत संग्रह 20 जनवरी को कराया गया, जहां 1,80,000 लोगों ने मतदान किया, सीनियर लोगों ने, जिसमें से सिर्फ 91 वोट पाकिस्तान को मिले। इस परिणाम का आभास पाकर मोहम्मद महावत खान पूरे परिवार सहित रातों रात पाकिस्तान भाग गया, और 20 जनवरी 1948 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। ये जूनागढ़ है। अब आ जाइए हैदराबाद। हैदराबाद में निजाम उस्मान अली खान था। ये रजकारों के सहयोग से, जो रजकार मजलिस इतिहाद उल मुसलमीन था, इसका नेता कासिम रिजवी, ये दिल्ली पर अपना हरा झंडा फहराना चाहता था, इसके सपने थे, है ना। तो ये उस्मान अली खान का इसको समर्थन था, जबकि भारत सरकार से उस्मान अली खान का एक समझौता हुआ था कि यथास्थिति बनाए रखने का, ठीक है। लेकिन इस यथास्थिति के लिए भारत सरकार ने अपना एजेंट जनरल हैदराबाद में बनाया था सरकार में, KM मुंशी को, है ना। लेकिन उस्मान अली खान मजलिस इतिहाद उल मुसलमीन को समर्थन दे दिया और इसे उकसा दिया। कासिम रिजवी के नेतृत्व में पूरे हैदराबाद में दंगे होने लगे, जहां पर हिंदुओं को मारा जाने लगा। इसकी रिपोर्ट KM मुंशी ने भारत सरकार को भेजी। इससे पहले कोशिश करके अर्धसैनिक बलों ने दंगे को रोकने के लिए ऑपरेशन कैटरपिलर चलाया था, जो फेल हो गया। इसके बाद भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी को वहां पर भेजा। मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में यहां नियुक्ति की। ऑपरेशन पोलो चला, और ऑपरेशन पोलो जो है चलाते ही सारा मामला फेल हो गया। मेजर जनरल JN चौधरी ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश किया सेना लेकर। 5 दिन युद्ध चला। 18 सितंबर को हैदराबाद रियासत का सैन्य कमांडर मेजर जनरल L. एंड्रूज हार गया, आत्मसमर्पण कर दिया, और
लियाकत अली, एक वहां भी लियाकत अली था, ये पाकिस्तान वाला नहीं है। लियाकत अली मंत्रिमंडल था हैदराबाद में, ये हैदराबाद का मंत्रिमंडल है। हैदराबाद का मंत्रिमंडल लियाकत अली के नेतृत्व में काम कर रहा था, है ना। उसने इस्तीफा दिया, है ना। इसी के बाद 26 अक्टूबर 1948 को भारतीय संघ में हैदराबाद का भी विलय हो गया। तो सबसे लास्ट में इसका विलय हुआ। आइए अब इसके बाद मामला फ्रांसीसी 5 क्षेत्र पुदुचेरी, माहे, चंद्रनगर, यनम, कराईकल और 3 क्षेत्र पुर्तगाली, गोवा, दमन, दीव, इन्हें भी मिलाना था क्योंकि ये भी आजाद थे। तो फ्रांसीसी सरकार से वार्ता हुई, फ्रांसीसी समझ गए कि अब भारत का समय है। 1954 में समझौता हुआ और 1961 तक फ्रांसीसी भारत खाली कर गए। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली नहीं जाना चाहते थे, गोवा दमन खाली नहीं करना चाहते थे, गोवा दमन दीव। भारत सरकार समझा के हार गई। अंत में यहां पर भी मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय चलाया गया और भारतीय सेना 18 दिसंबर 1961 को प्रवेश की गोवा में और अगले ही दिन दोपहर 2:25 तक 19 दिसंबर को ऑपरेशन सफल और समाप्त घोषित कर दिया। इस प्रकार गोवा दमन भी इसका हिस्सा। बस ये पूरा आपका कौन है भाई या किस बैच में ऐड कर ली वीडियो? कौन हो, किस विषय के हो? ये जिसने मैसेज किया किस विषय के हैं? आपका नाम नहीं है। ये जिसने मैसेज किया जरा आप अपना कमेंट करिए बेटा। यह किस बैच में ऐड कर लिए वीडियो, क्या है बताओ? कौन है? ये दरअसल स्पेशल बैच है, आज की क्लास स्पेशल है, सबको दे दिया गया, जिसको लेना है ले ले। आ गया समझ में? कमेंट करिए। चलिए, तो इस तरह से आज का पूरा हुआ कंप्लीट मामला। अभी एक क्लास और इसकी चलेगी, लगभग 1 या 2 क्लास मैक्सिमम, है ना। 1 या 2 क्लास मैक्सिमम चलेगी जहां से स्पेशल फैक्ट मैं लिखा दूं। चलिए, तो सभी क्लास लो, कोई नुकसान नहीं करे। ठीक है बेटा, ये स्पेशल पॉइंट्स है ना बेटा। अब इसके बाद जो भाषाई समस्या है उस पर बात करेंगे, ठीक है। और फिर भारत के विकास की योजना, यही कुछ बातें और हैं। ठीक है दोस्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू वेरी मच। आज एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए मैंने समय दिया। संडे पढ़ाने वढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था इसलिए हमने पढ़ा। अरे जरूरत पड़ेगी तो एक आध दिन रेगुलर क्लास रोक कर इसको पढ़ा देंगे, ठीक है, घबराए नहीं। थैंक यू। क्या हुआ आरती? आरती पटेल, क्या मजा मिल गया? बिल्कुल आप लोगों का हैप्पी हो गया, कोई बात नहीं। क्या नुकसान है? क्या नुकसान है बेटा, फ्री पढ़ लो, सभी हमारे बच्चे हैं, क्या दिक्कत है? पढ़ लो। आरती पटेल, क्या नुकसान है? ये फ्री, फ्री से अगर आप चयनित हो जा रहे हैं तो हमारे लिए तो वरदान है। बाद में बहुत कुछ मिल जाएगा हमें। आप लोग बड़े बड़े गिफ्ट लेके आएंगे चयनित होने के बाद, हैं? आप लोग तो बड़े बड़े गिफ्ट लेके आएंगे चयनित होने के बाद, हैं?
चलिए, थैंक यू, थैंक यू।